15 मार्च को कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्कूल में हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा दी, जिसका सीधा सीधा असर मुस्लिम लड़कियों की एजुकेशन पर पड़ा। तो आखिर इस जजमेंट के पीछे कोर्ट की क्या सोच थी? आइए हम हिजाब के फैसले पर बात करते हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्लासरूम में हिजाब पहनने पर जो पाबंदी लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च को उसके खिलाफ हिजाब लगाने वाली स्टूडेंट्स की शिकायत पर फौरी सुनवाई न करने का फैसला किया है। इससे पहले 15 मार्च को हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि क्लासरूम के अंदर हिजाब पर पाबंदी के बारे में कर्नाटक सरकार की नोटिफिकेशन सही है और उस पर अमल बरकरार रहेगा। कोर्ट ने कुरान की आयतों का जायजा लिया और ये नतीजा निकाला कि हिजाब इस्लाम में एसेंशियल यानी ज़रूरी नहीं है। लिहाजा कोर्ट ने कहा कि अगर कोई मुस्लिम लड़की क्लासरूम में जाना चाहती है तो उसे हिजाब घर पर या फिर बैग में रखना पड़ेगा। आखिर कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कैसे और पाबंदी को सही ठहराने के लिए उसने किस तर्क का सहारा लिया? फैसले पर बारीकी से निगाह डालते हुए हम इन तमाम सवालों के जवाब देंगे। बज़ाहिर केस बहुत सादा मालूम होता है। मुस्लिम लड़कियों को क्लास में जाने से इस बिना पर रोक दिया जाता है कि वो स्कार्फ लगाए हुए थी। इसकी वजह से लोग बेचैन हो गए और विरोध प्रदर्शन के जरिए उन्होंने अपनी नाराज़गी का इजहार भी किया। सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ें बुलंद की और अपना हक हासिल करने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? उसकी तय में पहुंचने के लिए हम कर्नाटक की कोस्टल सिटी उडुपी का रुख करते हैं। उडुपी अपने मंदिरों के लिए जाना जाता है और अब पिछले कुछ अरसों से हिंदू नेशनलिज्म की तरफ बढ़ता रुझान उसकी शोहरत की वजह है। उडुपी में मुस्लिम लड़कियों का इल्ज़ाम है कि उन्हें हिजाब उतारे बगैर क्लास में बैठने नहीं दिया जा रहा था। मामले को समझने के लिए संक्षेप में इवेंट्स की टाइमलाइन पर नज़र डालते हैं। हिजाब का हंगामा 1 जनवरी को उडुपी के गवर्नमेंट पीयू कॉलेज में शुरू हुआ, जहां 6 मुस्लिम छात्राओं ने दावा किया कि उन्हें क्लासरूम में अंदर आने नहीं दिया गया। 12 लड़कियों ने अपने प्रिंसिपल को लिखित दरख्वास्त दी कि उन्हें हिजाब लगाने की इजाज़त दी जाए। स्कूल ने साफ मना कर दिया। बहुत से हिंदू स्टूडेंट्स फौरन गले में भगवा कपड़ा डालकर प्रोटेस्ट करने लगे कि अगर मुस्लिम लड़कियों को हिजाब लगाने की इजाज़त दी जाती है तो उन्हें भी गले में भगवा कपड़ा डालने की इजाज़त देनी पड़ेगी। मुस्लिम लड़कियां भी डटी रहीं और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और चूंकि स्कूल के दरवाजे उन पर बंद कर दिए गए थे, इसलिए वो बाहर खड़ी होकर स्कूल में एंट्री के लिए संघर्ष करती रहीं। जब कोई चारा नहीं रहा तो उन्होंने केस को हाई कोर्ट में ले जाने का फैसला किया। कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी किया और स्टूडेंट्स को किसी भी किस्म का धार्मिक कपड़ा पहनने से मना कर दिया। कर्नाटक में लगातार कई स्कूल्स मुस्लिम लड़कियों को एंट्री देने से मना करने लगे। इसे वो लोग अपनी जीत समझ रहे थे जिन्होंने मुस्लिम लड़कियों को स्कूल के परिसर में आने से रोका था। और ठीक उसी मौके पर बहुत सी शर्मनाक वीडियोस वायरल हो गईं, जिसमें मुस्लिम औरतों से जबरदस्ती हिजाब उतरवाया जा रहा था। 15 मार्च को कर्नाटक हाई कोर्ट ने आखिरकार 129 पेजेस का अपना फैसला सुनाया और क्लासरूम में हिजाब पर पाबंदी लगा दी गई। अदालत के फैसले का खुलासा 3 पॉइंट्स में किया जा सकता है। पहला, कोर्ट का मानना है कि हिजाब पर इसलिए पाबंदी लगाई जा सकती है क्योंकि ये इस्लाम की एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। दूसरा, कोर्ट ये भी कहना चाहता है कि गवर्नमेंट को स्कूल्स में यूनिफॉर्म तय करने का हक हासिल है। तीसरा, हिजाब पर पाबंदी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है, जैसे प्राइवेसी का हक, बराबरी का हक और भेदभाव की मुखालफत का हक। पहले हम फैसले के गालिबन सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट पर नजर डालते हैं, यानी कोर्ट का ये फैसला कि हिजाब इस्लाम का एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। कोर्ट ने इसके लिए 3 दलीलें दी हैं। पहला, कुरान हिजाब ना लगाने वालों को सजा नहीं देता, इसलिए इसे कंपलसरी नहीं कहा जा सकता। दूसरा, ये भी कहा जाता है कि हिजाब का मकसद इस्लाम की शुरुआत के वक्त औरतों को मोलेस्टेशन से बचाना था। अब चूंकि वो हालात बाकी नहीं रहे, इसलिए हिजाब की ज़रूरत भी बाकी नहीं रही। आखिर में कोर्ट ने ये कहा कि हिजाब महज एक कल्चरल प्रैक्टिस है, ये रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन आप ये पूछ सकते हैं कि आखिर कोर्ट को इस एक्सरसाइज की ज़रूरत ही क्या थी? यही कोर्ट ने पहली गलती की है। कोर्ट बिला ज़रूरत वहाँ चला गया जहाँ उसे जाने की ज़रूरत नहीं थी। The state has said to the court that we believe in freedom and dignity, and we want to encourage practices that are not derogatory to women's rights, and we want to encourage individual choices. The presumption is that all of this, the wearing of the hijab breaches.
But the court never examined any of it. The court just endorsed that point of view. उसने इस मामले को फ्रेम ऐसे किया कि सबूत पेश करने की जरूरत पिटिशनर पर आ पड़ी। कोर्ट ने कई सवाल में ऐसे पूछे जिसने लड़कियों पर बहुत हैवी बर्डन डाला। इतना सख्त बर्डन ऑफ प्रूफ मुनासिब नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। क्या कर्नाटक हाईकोर्ट गवर्नमेंट से सिर्फ ये नहीं पूछ सकता था कि हिजाब लगाने वाली लड़कियों को क्लास में जाने से आखिर क्यों रोका जाए? लेकिन कोर्ट ऐसा ना करने को चुना। अब देखते हैं कि एसेंशियल प्रैक्टिस टेस्ट है क्या। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की दफा 25 हर एक को अपने मजहब पर अमल करने, उसकी तबलीग और प्रचार का हक देती है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी प्रैक्टिसेस रिलीजियस हैं और क्या तमाम प्रैक्टिसेस दफा 25 के अंदर प्रोटेक्टेड हैं? जवाब है नहीं। एसेंशियलिटी को परखने के लिए कोर्ट को इन बातों का ख्याल रखना चाहिए था। पहला, कम्युनिटी किसी प्रैक्टिस को अपने फेथ का लाजमी हिस्सा मानती है या नहीं। दूसरा, उसकी बुनियाद जेन्युइन बिलीफ पर हो, ना कि अंधविश्वास पर। आइए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले बरसों में एसेंशियलिटी टेस्ट के बारे में क्या कहा है। शिरूर मठ केस पहली बार था जब अदालत ने एसेंशियलिटी टेस्ट से डील किया। उसने कहा था कि आर्टिकल 25 में रिलीजन का लफ्ज उन सब रिचुअल और प्रैक्टिसेस को कवर करता है जो मजहब के लिए इंटीग्रल है। फिर देवरू केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट को यह तय करने का हक है कि कौन सी प्रैक्टिस मजहब में एसेंशियल है। इससे कोर्ट को यह इजाजत हासिल हो गई कि वो मजहब के अंदरूनी सवालात को बहस में लाएं और फिर खुद मजहब की भी इंटरप्रिटेशन करें। फिर हनीफ कुरैशी केस में अदालत ने कहा कि गाय ज़बह करना इस्लाम का एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। तांडव केस में कोर्ट ने इस टेस्ट के दायरे को और भी तंग कर दिया। उसने कहा कि किसी रिलीजियस प्रैक्टिस का एसेंशियल समझे जाने के लिए ज़रूरी है कि वो प्रैक्टिस उतना ही पुराना हो जितना कि खुद मजहब। फिर 1995 में इस पर बहस करते हुए कि क्या गवर्नमेंट को ये हक है कि वो किसी मस्जिद को अपने कब्जे में ले लें, कोर्ट ने फैसला दिया कि मस्जिद इबादत की जगह होने की हैसियत से इस्लाम में एसेंशियल नहीं है। इन केसेस से ये बात साफ हो जाती है कि एसेंशियल प्रैक्टिस टेस्ट कॉन्ट्रडिक्शन और कंफ्यूजन से भरा हुआ है। तो ये टेस्ट प्रॉब्लमेटिक है क्यों? क्योंकि ये जजों को बहुत ज़्यादा पावर दे देती है कि वो रिलीजन के बारे में धर्म के मानने वालों की राय पर अपनी निजी समझ को थोपे। यही वजह है कि लीगल स्कॉलर्स ने इस टेस्ट को क्रिटिसाइज किया है। उनका कहना है कि कोर्ट ने गोया अपने आप को एक धर्म के सुधारक के तौर पर पेश किया है, जिसका मकसद रिलीजन्स को अंधविश्वास से पाक करना और उसमें सुधार इस अंदाज से करना कि वो 21वीं सदी की सोच से मेल खाए, मगर जजों को इसकी ट्रेनिंग नहीं है। कोर्ट ने बीजू इमानुअल केस में सुप्रीम कोर्ट के तय किए हुए जेन्युइन बिलीफ के स्टैंडर्ड को भी एड्रेस नहीं किया, जहां कोर्ट ने ये कहा था कि सवाल ये नहीं है कि कोई खास रिलीजियस बिलीफ या रिलीजियस प्रैक्टिस हमारी अक्ल और हमारी सोच को अपील करता है या नहीं, बल्कि असल ये है कि वो बिलीफ सही मायने में और ईमानदारी से रिलीजियस प्रैक्टिस और अकीदे का हिस्सा माना जाता है कि नहीं। हमारे निजी विचार और रिएक्शंस बेमायने हैं। अब अगर हम इसे हिजाब केस पर अप्लाई करें तो सिर्फ इस बात की अहमियत होनी चाहिए कि हिजाबी स्टूडेंट्स सही मायने में ये यकीन रखती हैं कि हिजाब लगाना उनके मजहब का हिस्सा है और बस ये काफ़ी है। हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कर्नाटक में मुस्लिम औरतें अपने ऊपर कई तरह के हमलों के बावजूद बराबर हिजाब लगाती रही हैं। आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप और मैं लड़ूंगी, मेरे हिजाब के लिए लड़ूंगी, क्योंकि हिजाब मेरा आइडेंटिटी है, मेरा प्राइड है एंड मैं हिजाब के लिए कितना हो सकता है उतना लड़ूंगी। ये सिर्फ हिजाब पर उनके यकीन की मजबूती को जाहिर करता है, जिस पर गौर करने में कोर्ट नाकाम रहा है। एक दूसरा पहलू जिस पर कोर्ट ने गौर नहीं किया ये था कि हिजाब का मसला सिरे से रिलीजियस रिफॉर्म का केस ही नहीं था। हिजाब लगाने वाली लड़कियां कोर्ट में ये कहने नहीं गई थी कि वो हेडस्कार्फ के जुल्म का शिकार हो रही हैं। असल में लड़कियां हिजाब लगाना चाहती थी और कोर्ट में वो सिर्फ उसकी ताईद यानी सपोर्ट चाहती थी। It's more like telling us to choose between our education and religion. That's the wrong thing which people are doing. बहरहाल कोर्ट ने मुस्लिम औरतों की मसीहाई का बोझ अपने सर ले लिया और उनकी इंडिविजुअल चॉइसेस को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया। हिजाब ज़रूरी है या नहीं, इसका फैसला करने के लिए कोर्ट ने सिर्फ एक कमेंटेटर यूसुफ अली पर भरोसा किया और इस हकीकत को नज़रअंदाज कर दिया कि भारत में मुसलमानों की बड़ी आबादी खास मकातिब फ़िक्र यानी स्कूल ऑफ थॉट्स से ताल्लुक़ रखती है और अपने मजहबी मामलात में ये लोग उन्हीं स्कूल्स के रिकग्नाइज एक्सपर्ट की रहनुमाई हासिल करते हैं।
उन सभी स्कूलों का इस राय पर इत्तेफाक है कि हिजाब में सर, सीना और जिस्म के दूसरों हिस्से का पर्दा शामिल है। चेहरे के पर्दे के सिलसिले में भले ही उनके बीच एक राय नहीं है। अब हम देखते हैं कि कोर्ट ने ये क्यों कहा कि हिजाब एसेंशियल नहीं है। इसके एसेंशियल ना होने के कोर्ट ने 3 रीजंस दिए हैं। हम ये दिखाएंगे कि इन तीनों ही अप्रोचेस में क्या खामियां हैं। पहली वजह को देखिए, जहां कोर्ट का कहना है कि हिजाब इसलिए एसेंशियल नहीं है क्योंकि हिजाब ना पहनने वालों के लिए कोई सजा नहीं है। लेकिन क्या सच में इससे इस्लाम में हिजाब जरूरी नहीं रहता? इसके लिए हमें हिजाब के बारे में इस्लामी हिदायत का क्या मिजाज है उसे समझना पड़ेगा। इस्लामिक स्कॉलर्स मानते हैं कि हिजाब के 3 हिस्से हैं। पहला ममनू यानी हराम, दूसरा लाजमी यानी फर्ज, तीसरा पसंदीदा अगरचे लाजमी नहीं यानी मुस्तहब। कुरान के मुताबिक अपनी जीनत का इजहार न करें। ये प्रोहिबिटेड यानी ममनू पार्ट को कवर करता है और अपने दुपट्टे अपने पूरे सीने पर डाले रहें जरूरी हिस्से को शामिल है। किसी प्रोहिबिटेड एक्ट में शामिल होना या किसी जरूरी अमल को अंजाम ना देना दोनों इस्लाम की निगाह में गुनाह है और इससे दुनिया में भी सजा हो सकती है। आखिरत पर यकीन इस्लाम के बुनियादी अकीदों में से एक है। मुसलमानों का ईमान है कि वो फैसले का दिन है जब तमाम गुनाहों और नेकियों का हिसाब होगा। लिहाजा कोई ज़रूरी अमल पर अगरचे दुनिया में सज़ा ना भी हो तो भी मुसलमान उसको करने का इस वजह से पाबंद है क्योंकि कुरान उसका हुक्म देता है। दूसरी वजह पर आइए, जहां अदालत ने कुछ अजीब तर्क दिया है। उसका कहना है कि इस्लाम के आने से पहले हिजाब का चलन था, लिहाजा ये सिर्फ एक कल्चरल प्रैक्टिस है। इसके सपोर्ट ने कोर्ट ने उस टर्म पेपर का हवाला दिया है जो एक स्टूडेंट ने कॉलेज असाइनमेंट के तौर पे लिखा था। लेकिन ये कितना सही है? कोई प्रैक्टिस रिलीजियस हो और उसकी जड़ें कल्चर से भी जुड़ी हों तो क्या इसका मतलब ये है कि वो इस्लाम का हिस्सा नहीं हो सकता? हरगिज़ नहीं। बहुत सी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जिनको मजहब ने ज़रूरी करार दिया है और बहुत सी रिलीजियस प्रैक्टिस कल्चर का हिस्सा भी बन गई। इस्लामी कानून ने इस पर कोई इख्तलाफ नहीं है। इस्लामिक स्कॉलर्स का इस पर इत्तेफाक है कि शुरू में कल्चरल प्रैक्टिस को देखने के लिए इस्लाम ने 3 नुक्ते नज़र थे। पहला, इस्लाम ने ऐसी प्रैक्टिसेस को मना कर दिया जो नापसंदीदा समझी जाती हैं, जैसे माँ के पेट से बच्चियों का कत्ल। दूसरा, इस्लाम ने कल्चरल प्रैक्टिस की पहचान की और उस पर बंदिशें लगा दी, जैसे एक से ज़्यादा शादी की हद तय करना। तीसरा, इस्लाम ने कल्चरल प्रैक्टिस को मंजूरी दी और उसे बाकी रखा। मिसाल के तौर पर उसने कत्ल के मामलों में खून की रकम यानी दियत अदा करने की सज़ा को बरकरार रखा। हिजाब भी ऐसी ही एक प्रैक्टिस है। कुरान ने इस बात को तस्लीम किया है कि औरतें अपना सर ढका करती थीं। उन्होंने इस रिवाज को मजहब के एक हिस्से के तौर पर अपनाया था। फिर इस प्रैक्टिस को बढ़ा दिया गया जिसमें हाथ और चेहरे के अलावा हर चीज़ का पर्दा शामिल है। इस तरह औरतों का हिजाब करना महज रिवाज नहीं रह गया, जैसा कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने गलत अंदाज से इसको बयान किया है, बल्कि इसकी हैसियत अब तब्दील होकर मजहबी हुक्म की हो गई है। आखिर में हम तीसरी वजह पर आते हैं। अदालत ने आगे ये कहा कि हिजाब को एक खास मकसद के लिए लाया गया था और वो मकसद औरतों को मोलेस्टेशन से बचाना था। बहरहाल कोर्ट मासूमाना अंदाज में पूछता है, क्या ऐसे हालात अब भी मौजूद हैं? आइए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। WHO के मुताबिक विश्व स्तर पर तकरीबन 3 में से 1 यानी दुनिया भर में 30% औरतें ऐसी हैं जो अपनी जिंदगी में कभी न कभी शारीरिक या यौन हिंसा का शिकार हुई हैं। इस तरह इस फैसले में ये धारणा बेबुनियाद है कि औरतें पहले से ज्यादा महफूज दुनिया में रह रही हैं। अदालत अपने दावे के समर्थन में कोई अध्ययन या सबूत पेश नहीं करता है। इस नतीजे पर पहुंचने के बाद कि हिजाब इस्लाम के लिए एसेंशियल नहीं है, कोर्ट ने यूनिफॉर्म के सवाल की तरफ रुख किया। कोर्ट ने हतमी अंदाज में कहा कि मुस्लिम लड़कियां हिजाब नहीं लगा सकती क्योंकि यूनिफॉर्म की बुनियादी मकसद होमोजेनिटी यानी एक रूपता के खिलाफ है। इसका मतलब है अदालत के लिए यूनिफॉर्म स्टूडेंट्स की एजुकेशन से ज़्यादा अहम चीज़ थी। लेकिन यही एक मसला नहीं है, बल्कि ये फैसला मुस्लिम स्टूडेंट्स की शिक्षा के अधिकार का भी उल्लंघन करता है, क्योंकि उन्हें हिजाब पहनकर क्लास अटेंड करने और एग्ज़ाम देने से रोक दिया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हिजाब को अकोमोडेट यानी उसके साथ समझौता नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये क्लास की यूनिफॉर्मिटी को प्रभावित करता है। लेकिन जैसा कि संवैधानिक स्कॉलर गौतम भाटिया बताते हैं कि ये तर्क गलत है। रीजनेबल अकोमोडेशन सिस्टम में किसी इंडिविजुअल की ज़रूरत की बुनियाद पर एडजस्टमेंट करना है ताकि सिस्टम को उसके मुवाफिक किया जाए या उसके लिए और बेहतर बनाया जाए। ये कंसेप्ट मानता है कि यूनिफॉर्मिटी पहले से मौजूद है,
लेकिन ये यूनिफॉर्मिटी प्लूरल और डाइवर्स समाज को अकोमोडेट करने के लिए नाकाफी है, जैसे इस केस में हिजाब पहनने वाली लड़कियां। कर्नाटक हाई कोर्ट को सिर्फ ये देखने की जरूरत थी कि क्या हिजाब को अकोमोडेट करने से एजुकेशन को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन कोर्ट ऐसा नहीं करता है। हिजाब विवाद के बीच आज कर्नाटक में प्री यूनिवर्सिटी यानी 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हुई। हिजाब के पक्षकार में 2 छात्राओं ने उडुपी में अपनी परीक्षा छोड़ दी क्योंकि वो हिजाब के साथ परीक्षा देना चाहती थी, जिसकी इजाजत उन्हें नहीं दी गई। Are you not taking your exam? Are they not allowing you to take it? इसके बजाय कर्नाटक हाई कोर्ट एजुकेशन की जगह यूनिफॉर्म को अहमियत देता है। उसके बाद अदालत ने इस अहम सवाल को एग्जामिन किया कि क्या हिजाब पर पाबंदी डिस्क्रिमिनेटरी है, लेकिन कोर्ट ने बस इतना कहा कि बैन क्योंकि सभी पर लागू होता है इसलिए ये भेदभावपूर्ण नहीं बल्कि रिलीजियस न्यूट्रल है। हालांकि बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि बैन सभी को प्रभावित करता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये हिजाब या पगड़ी पहनने वाले स्टूडेंट्स को असल में प्रभावित करता है। कोर्ट ने सेक्युलरिज्म का भी विरोधाभासी तरीके से इस्तेमाल किया। हालांकि कोर्ट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सेक्युलरिज्म को सर्वधर्म संभव के रूप में परिभाषित करता है, जबकि असल में उसने सेक्युलरिज्म के फ्रेंच वर्जन को लागू किया, जो रिलीजन को पब्लिक डोमेन से अलग करता है। The bill doesn't actually single out any one religion, but some French Muslims say it's targeting them and that it's being used to score political points. A good Muslim is an invisible Muslim in this country. They brought in all kinds of measures to keep religion out of public life. To the point, though, that some people accuse the state of going after religion. फ्रांसीसी सेक्युलरिज्म के आलोचकों का मानना है कि ये धार्मिक अल्पसंख्यकों को बेदखल करने, उनको हाशिए पर रखने और वतन में ही गैर बनाने का इम्कान पैदा करता है। इसके लिए पहले वो अल्पसंख्यकों के रिलीजियस प्रैक्टिसेस को राष्ट्रीय कल्चरल प्रैक्टिसेस के सांचे में ढालता है। So from a tool, a legal tool that was aimed to protect religious freedom, it became a tool to target religious visibility. और फिर अल्पसंख्यकों के धार्मिक प्रभावों को सार्वजनिक क्षेत्र से साफ करता है। It goes back to a centuries-old pattern of how the French government has tried to control religion. हिंदुस्तान की संवैधानिक सेक्युलरिज्म अलग है, जिसका कोर्ट भी जिक्र करता है, मगर इस केस में उसे अप्लाई नहीं करता। इस सेक्युलरिज्म में पब्लिक स्फीयर को धार्मिक प्रभाव से पाक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि ये धार्मिक विविधता को सराहता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि संविधान की धारा 25 के तहत सिखों को किरपान रखने और पहनने की इजाजत है। कोई भी एम्प्लॉय दे उत्ते जो डोमैस्टिक एयरपोर्ट ते काम करता है उसनों किसी भी तरीके अपने ककार रखने उत्ते मनाही नहीं होगी। भारतीय संविधान की दफा 21 व्यक्तियों को प्राइवेसी के हक की गारंटी देता है। हिजाब पर पाबंदी इस अधिकार का उल्लंघन है। चुनने का हक प्राइवेसी के हक का ही एक हिस्सा है। अदालत सिर्फ ये कहकर इस दलील को खारिज कर देती है कि प्राइवेसी इस केस में बुनियादी मुद्दा नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी दलील दी थी कि हिजाब पर पाबंदी से मुस्लिम औरतों के वकार को ठेस पहुंचता है और ये बैन उनके जाती प्राइवेसी के कानूनी हक पर हमला है। Without hijab, I'm not at all comfortable. Like it makes me like feel like I'm sitting naked. Like मुस्लिम औरतें हिजाब पहनकर अपनी प्राइवेसी में इजाफा पाती हैं और खुद को ज्यादा महसूस करती हैं। हिजाब पहनने वाली औरतें हिजाब को अपने फेथ के बुनियादी प्रैक्टिस के विस्तार के रूप में देखती हैं। कोर्ट ने जो पाबंदी लगाई है उससे मुस्लिम औरतों के लिए जरूरी हो जाता है कि किसी भी जगह जाने से पहले पार्शियली अपना लिबास उतारें। ये अपमानजनक और बेइज्जत करने वाला है। कोर्ट ने इस दलील को तवज्जो के काबिल ही नहीं समझा। तो हिजाब पर पाबंदी का मुस्लिम औरतों पर आमतौर से और कर्नाटक में मुस्लिम स्टूडेंट्स पर खास तौर पे क्या असर पड़ेगा? फ्रांस में स्कार्फ पर पाबंदी के बारे में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स ने एक स्टडी किया और ये पाया कि इस तरह की पाबंदियों का सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिम लड़कियों की एजुकेशन को होता है। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने ये भी पाया कि मुस्लिम लड़कियां जो इन पाबंदियों से सबसे ज्यादा मुतासिर हुई, उनकी मजहबी पहचान को इन पाबंदियों से और ज्यादा मजबूती मिली। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी, जिसने पहले ही मामले की फौरी सुनवाई से इनकार कर दिया है। कर्नाटक में चल रहे हिजाब मामले में आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कर्नाटक हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कुछ छात्राओं की ओर से याचिका दाखिल की गई, जिसकी सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि हम मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए हैं और उचित समय आने पर सुनवाई करेंगे। जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता,
कर्नाटक की मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा का भविष्य दुविधा में रहेगा।